अब आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 6 चार्ल्स एंड लूसी का मैरी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। इसमें लिखा हुआ है कि एक सुनहरा दिन था जब मिस्टर जार्विस लोरी और मिस प्रोस सोहो में एक छोटे से घर पर इंतजार कर रहे थे लूसी का। लूसी तभी लिविंग रूम में पहुंचती है। उसे दुल्हन के रूप में देखकर मिस्टर जार्विस लोरी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ओ स्वीट लूसी, इसी वजह से मैं तुम्हें फ्रांस से समुद्र किनारे यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पर चैनल का मतलब है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच समुद्री रास्ता। भगवान मेरा भला करे, भगवान भला करे। फिर मिस प्रोस की तरफ देखते हैं। मिस प्रोस, आप रो क्यों रही हैं? मिस प्रोस कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, आप रो रही हो। और अपनी आंखों को वो साफ कर रही होती है, आंसू को। यानी मिस प्रोस अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है कि मैं नहीं रो रही, आप रो रही हो। मिस्टर जार्विस पूछते हैं, क्या मैं रो रहा हूँ मिस प्रोस? फिर से मिस प्रोस बोलती है, हाँ आप रो रही हो, मैंने अभी अभी देखा था, आप अभी रो रहे थे। पर मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि कई दिनों से मेरी आंखों में आंसू थे। अब देखो यहाँ पर रोने वाली बात इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर अब लूसी की शादी होने वाली है और चार्ल्स डार्ने के साथ वो जाने वाली है, तो इससे ये शादी के समय रोना चलता ही है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है, शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों हनीमून के लिए स्कॉटलैंड चले जाते हैं। अब डॉक्टर मैनेट जो अकेले रह चुके हैं, अब वो एक गहरे तनाव में ढल गए हैं, मैंने और वो एक डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं। मिस्टर लोरी अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आते हैं और वो पाते हैं कि डिप्रेशन की वजह से अब वो फिर से अपने उस बेंच पर जाकर बैठ गए हैं और वही लेडी का वॉकिंग शूज बनाने का काम कर रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपने दोस्त जार्विस लोरी के अंदर आते हुए देखता भी नहीं है, मतलब उनकी तरफ देखते भी नहीं है एक नज़र उठाकर कि उनका दोस्त बेडरूम में आया है। डॉक्टर मैनेट, लुक एट मी। मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि डॉक्टर मेरी तरफ देखिए, आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, ये काम आपका नहीं है, एक बार फिर सोचिए। इसके बाद बताया गया है कि डॉक्टर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो अपने काम में लगे रहते हैं। अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है। वो डॉक्टर मैनेट फिर से अपने जूता बनाने का काम कर रहे हैं। उससे अगले दिन वो जार्विस लोरी फिर मिलते हैं और फिर दोबारा वो वही काम कर रहे होते हैं। वो उनको दिया हुआ खाना और पीना वो सभी चीज़ खाते भी हैं और पीते भी हैं, पर लेकिन अपने उस जूते बनाने के उस काम से हटते नहीं हैं। आखिरकार मिस प्रोस और मिस्टर जार्विस लोरी एक एक कर डॉक्टर मैनेट का ध्यान रखने लगे। शाम के समय मिस्टर लोरी ने कोशिश की कि किसी तरीके से डॉक्टर मैनेट को टहलाने के लिए ले जाएं। उन्होंने डॉक्टर मैनेट से बात की कि डॉक्टर मैनेट, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कितनी सुंदर रात है ना? तो डॉक्टर मैनेट कहते हैं, बाहर? पूछते हैं, बाहर? फिर जार्विस लोरी फिर कहते हैं, हाँ एक वॉक पर चलते हैं। पर लेकिन ऐसा लगा जैसे डॉक्टर मैनेट उनकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसी तरीके से करीबन 9 दिन बीत जाते हैं और 9 दिन इनका बिहेवियर परेशान करने वाला होता है डॉक्टर मैनेट का। और डॉक्टर मैनेट इस परेशान करने वाले इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो जूते बनाने में लगे हुए हैं और 9 दिन हो चुके हैं उन्हें, और वो ना किसी से ठीक से बातें कर रहे हैं ना ही किसी की ठीक से बातें सुन रहे हैं, तो इस वजह से उनका जो शरीर है पहले के मुकाबले और ज़्यादा दुबला हो चुका है। मिस्टर जार्विस लोरी भी उन्हें समझा कर थक चुके हैं और वो जानते हैं कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा उनकी हालत का। उन्होंने करीबन कई दिनों से अपने दोस्त को इस कमज़ोर हालत में डूबे हुए वो देख चुके हैं। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी तरीके से डॉक्टर को उनके बेंच और उनके टूल से अलग करके रहेंगे। इसमें खतरा है क्योंकि उन्हें डॉक्टर मैनेट को उनके टूल्स ने एक अलग ही आराम दिया हुआ है, पर लेकिन साथ ही ये टूल्स उन्हें उनके जेल के भयानक दिनों की याद भी दिलाते हैं। उसे जल्द ही कुछ करना होगा, जार्विस लोरी को जल्द ही कुछ करना होगा, जिससे पहले कि लूसी और चार्ल्स डार्ने वापस अपने हनीमून से लौटें और डॉक्टर मैनेट को इस हालत में देखें। मिस्टर जार्विस लोरी अपने दोस्त डॉक्टर के पास एक चेयर पर बैठ जाते हैं और उनके हाथ को छूते हैं। कहते हैं, डॉक्टर मैनेट, मुझे आपकी एक सलाह चाहिए, मेरे एक दोस्त के बारे में है, वो दोस्त और साथ ही उसकी बेटी के लिए। डॉक्टर अब कई दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद पहली बार अपने काम को रोकते हैं
और कहती हैं ठीक है, बताइए आगे क्या सलाह चाहिए। जारविस लोरी कहती हैं कि ये एक बहुत ही पुराना शोक भरा मामला है, बड़ा दुख का शोक जिसमें झटका लगा हो किसी इंसान को, ऐसा मामला है। मेरा दोस्त जिसको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि जिससे उसकी हालत ठीक हो रही है और फिर से वो अपनी पुरानी हालत में लौट जाता है। लास्ट टाइम तो उसने बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी। डॉक्टर मैनेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर मैनेट अब मिस्टर जारविस की बातों में रुचि रख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। डॉक्टर मैनेट पूछते हैं कि उसकी इस हालत को कितना समय हो चुका है। मिस्टर जारविस लोरी आगे बताते हैं, पहले तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर अभी मैंने शुरू किया था जहाँ पर मिस्टर जारविस लोरी और मिस प्रोस लूसी मैनेट को शादी के जोड़े में देखते हैं, जहाँ पर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इन्हें देखकर, और जहाँ पर मिस प्रोस कहती है कि अपने आंखों को पूछकर कि मैं नहीं रो रही, आप रो रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है डॉक्टर मैनेट फिर से अपने जूते बनाने के काम में लग चुके हैं। ये दोनों हनीमून पर जा चुके हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है, जब डॉक्टर मैनेट पूछते हैं कि उनकी हालत को कितना समय हो चुका है। जारविस लोरी बताते हैं कि 9 दिन और रात बीत चुके हैं। फिर डॉक्टर मैनेट फिर पूछते हैं कि उनकी बीमारी का ये असर किस तरीके से दिखता है, कैसे उनकी बीमारी अपने आप को दिखाती है। वो बताते हैं जारविस लोरी कि मेरे दोस्त एक पुराने काम में लग जाते हैं, बार बार उस पुराने काम में लग जाते हैं, जो जिसकी वजह से मतलब ये करते हैं जब वो किसी तरीके से परेशान होते हैं। अब डॉक्टर मैनेट के चेहरे पर एक चिंता वाले भाव दिख रहे थे। डॉक्टर मैनेट फिर पूछते हैं कि आपने उसकी बेटी के बारे में भी कहा था, क्या उनकी बेटी उनकी हालत के बारे में जानती है। जारविस लोरी बताते हैं, मिस्टर जारविस लोरी, नहीं, उससे इस बात को छिपा कर रखा गया है। अब डॉक्टर मिस्टर जारविस लोरी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मिस्टर जारविस लोरी, आप कितने दयालु हो जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हो। मिस्टर जारविस लोरी कहती हैं, मैं तो सिर्फ भविष्य के बारे में सोचता हूँ डॉक्टर मैनेट, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ व्यापार करने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे आपकी सलाह चाहिए। डॉक्टर मैनेट आखिरकार अपना बनाया हुआ जूता नीचे रख देती हैं और जारविस लोरी कहती हैं कि मैं अपनी इच्छा से इस सलाह को अपने उस फ्रेंड को देना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मैनेट अब अपनी पुरानी हालत में ठीक से आ जाती है, यानी सेंसिबल स्टेट, यानी अब उन्हें पता चल रहा है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, वो दूसरों की बातें समझ रही हैं। तो इस हालत में अब डॉक्टर मैनेट फिर से आ चुकी हैं। वो फिर से बिल्कुल वैसे ही बन चुके हैं जैसे कि वो अपनी पेशेंट को डॉक्टर थे और पेशेंट को सलाह दिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही अब उनके गुण वापस आ चुके हैं। अब मिस्टर जारविस लोरी फिर बोलते हैं कि उनकी बेटी के लिए प्लीज़ बताइए कि क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स ज़रूर मैं बताऊंगा। मिस्टर जारविस लोरी कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे उनके जो औजार हैं, जिस औजार से वो काम करती हैं और जो औजार उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, मुझे उन औजारों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। शायद ये डिस्ट्रॉय करने के बाद उनकी जो पुरानी यादें हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। पर मुझे इसके लिए आपकी सलाह चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर फिर पूछते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है जिसमें वो बार बार लग जाता है। तो यहाँ पर हिचकिचाते हुए पहले जारविस लोरी फिर बोलते हैं कि उसका काम कारपेंटर का है। यहाँ वो शू मेकर नहीं कहते, यहाँ पर अगर शू मेकर कहते हैं तो शायद डॉक्टर मैनेट समझ जाते कि ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और शायद कुछ परेशानी या गड़बड़ हो जाती है और सलाह नहीं मिलती। तो यहाँ पर वो बात बदल कर कह देते हैं हिचकिचाते हुए कि वो तो एक कारपेंटर है और लकड़ी की चीज़ें बनाता है। डॉक्टर मैनेट सलाह देते हैं कि वो चाहे जो भी काम करती हो, पहले उससे उनके औजारों से पीछा छुड़ाओ, मतलब उनके औजारों से उनका छुटकारा दिलाओ। पर लेकिन उन औजारों को उनसे तभी अलग करना जब वो अपने औजारों के आसपास ना हो, वो कहीं और गए हुए हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने औजारों पर निर्भर हैं। मिस्टर जारविस लोरी उस रात डॉक्टर की इस सलाह से, मतलब अपने ही दोस्त डॉक्टर जिसको वो इलाज करना चाहती हैं, जिसकी हालत सुधार करना चाहती हैं, उसी से सलाह लेकर आए हैं उनको सही करने की। और इस बात से वो अब बड़ी ही राहत महसूस कर रहे हैं और पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। करीबन 3 दिन बीत चुके और डॉक्टर मैनेट की हालत फिर से ठीक हो गई। मिस प्रोस और मिस्टर जारविस लोरी डॉक्टर मैनेट को इनकरेज करती हैं कि वो लूसी के द्वारा भेजे गए इनविटेशन को ज्वाइन करें और स्कॉटलैंड में जाकर चार्ल्स के से मिले। आखिरकार डॉक्टर मैनेट काफ़ी इनकरेज करने पर, काफ़ी बढ़ावा देने के बाद वो राज़ी हो जाती हैं और डॉक्टर मैनेट को स्कॉटलैंड चार्ल्स के पास भेज दिया जाता है।
उसी रात जब डॉक्टर मैनट चले जाते हैं तो उसी रात मिस्टर जार्विस लोरी एक आरी लेती हैं और साथ ही एक कुल्हाड़ी भी। मिस प्रोस उनके साथ साथ कैंडल लेकर उनके इस काम में साथ देती है। वो डॉक्टर मैनट के रूम में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दो चोर रात में घुस आए हो घर में। वो वहां पर जाकर डॉक्टर मैनट के जो शू मेकर का बेंच है उसको तबाह कर देते हैं और उनके सभी औजारों को गार्डन में एक गड्ढा कर कर वहां दफना देते हैं। तो ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि दोनों कपल यानी लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने दोनों हनीमून से वापस आ जाते हैं। साथ ही सिडनी कार्टन जो कि पेरिस गया हुआ था, पेरिस की यात्रा करने के बाद वो भी वापस आ जाता है। मिस्टर कार्टन जो कि पुराने से और गंदे से कपड़े पहने हुआ था हमेशा की तरह जैसे वो पहनता है, वो पहला इंसान मिस्टर कार्टन जो उनके हनीमून से आने से के बाद सबसे पहले इनसे मिला और चार्ल्स डार्ने से बात करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था। ठीक है, तो मिस्टर डार्ने से वो बातें करता है, कहता है सिडनी कार्टन, मिस्टर डार्ने मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे। चार्ल्स एक हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं। सिडनी कार्टन फिर कहता है कि मुझे तो लगता है कि हम अभी भी दोस्त हैं। और सॉरी यहाँ लाइन पढ़ लेता हूँ मैं, इट्स इज गुड फॉर यू टू से सो बट आई हैव नॉट फॉरगेटन हाउ बैडली आई बिहेव इन द फर्स्ट टाइम वी वॉक टॉक सॉरी। हाँ, तो चार्ल्स डार्ने ने कहा, यहाँ पे चार्ल्स डार्ने ने कहा था कि मुझे तो लगता है कि हम पहले से ही दोस्त हैं, तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमें अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तो चार्ल्स डार्ने जब ये कहता है कि मुझे लगता है कि हम पहले से ही दोस्त हैं, तो सिडनी कार्टन कहता है कि ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने ऐसा कहा। मुझे वो आपके साथ पहली मुलाकात अभी तक याद है, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कितनी रूडली बिहेव किया था आपके साथ, मतलब ठीक से बातें भी नहीं की थी। तो चार्ल्स डार्ने कहते हैं उस बात को तो बहुत समय हो चुका है। सिडनी कार्टन कहता है कि मैं तो उस बात को भूला नहीं हूँ, मैं बड़ा ही बेकार व्यक्ति हूँ जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया और मुझे लगता भी नहीं कभी कुछ अच्छा कर पाएगा। चार्ल्स डार्ने उसके मन रखने के लिए कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता कि तुम क्या अच्छा करोगे या क्या नहीं। देखो यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूँ कि जो सिडनी कार्टन है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी से परेशान रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वो बहुत ही अकेला है, अपनी फीलिंग्स ठीक से किसी को शेयर नहीं कर पाता, उसके कोई दोस्त नहीं है, तो अकेलेपन की वजह से वो हमेशा दुखी महसूस करता है। अब आते हैं यहाँ पे सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने की बातों पर वापस। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्ने ने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात को काटने के बाद आगे सिडनी कार्टन फिर से कहता है कि मेरी एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे दोस्त बने रहे और मैं आपसे मिलता रहूं तो ये अच्छा होगा, मतलब अगर आप चाहे कि मैं आपसे इसी तरीके से मिलता रहूं और आपके दोस्ती का एक हिस्सा बनकर रहूं तो उसके लिए सही ये होगा कि हम हमेशा दोस्त रहें, आप मुझे दोस्त की तरह समझे। चार्ल्स डार्ने कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे दोस्त रहेंगे। चार्ल्स डार्ने और कार्टन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और चार्ल्स डार्ने मुस्कुराता है और फिर सिडनी कार्टन से कहता है कि हम आपका हमेशा स्वागत करेंगे अपने घर पर। कार्टन चार्ल्स डार्ने से बात करने के बाद थोड़ा खुश महसूस कर रहा था और वो एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जैसे सिडनी कार्टन वहाँ से चला जाता है, उसके जाने के बाद चार्ल्स डार्ने दूसरों को सिडनी कार्टन के साथ होने वाली उन बातों के बारे में बताता है, मतलब दूसरों के बारे सिडनी कार्टन से जो बातें हुई थी चार्ल्स डार्ने की, चार्ल्स डार्ने उस बारे में लोगों को बताता है कि हमारी किस तरीके से मुलाकात हुई, उसने कैसे बिहेव किया था, ये सब चीज़ें। जब वो ये बोल रहा था तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ ही देर पहले उसने नरम तरीके से सिडनी कार्टन से बात की, उसके विपरीत वो बात कर रहा है, यानी अब वो सिडनी कार्टन के बारे में दूसरों के सामने बुराई कर रहा था। तो लूसी बड़ी ही अपसेट हो जाती है चार्ल्स डार्ने की इस बिहेवियर को देखकर कि वो किस तरीके से सिडनी कार्टन की अब बुराई करने लगा है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती तब तक जब तक कि सिडनी कार्टन अकेले ना हो जाए। जब बाकी लोग चले जाते हैं और सिडनी कार्टन अकेला रह जाता है तो चार्ल्स डार्ने अकेले रह जाते हैं। तो चार्ल्स देखते हैं लूसी की तरफ जो कि बड़ी ही शांत थी। वो पूछते हैं कि आखिर क्या गलत हुआ, मतलब क्या बुरा हुआ, लूसी तुम इतनी शांत क्यों हो। लूसी बड़ी नम्र स्वभाव में उसकी छाती पर हाथ रखती है और हिचकिचाते हुए
बोलती है, मुझे लगता है चार्ल्स आप सिडनी कार्टन के बारे में आज बहुत बुरा बोल रहे थे आज रात। उसके बारे में आपने जो बातें कही वो गलत थी। क्या मैंने ऐसा कहा? चार्ल्स डार्नी ने पूछा। फिर लूसी मैनेट फिर बोलती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ माय डियर कि आपको दूसरे बेचारे लोगों के साथ, बेचारे या फिर गरीब लोगों के साथ बड़े ही नम्र स्वभाव से बात करना चाहिए, उनके साथ नरमी दिखानी चाहिए। वो एक बदकिस्मत इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं है। चार्ल्स डार्नी माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने इतना बुरा किया, मैंने इतना बुरा व्यवहार किया और मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता, मतलब उसके साथ कोई बुरा करने के बारे में नहीं सोचता, मेरा ये ख्याल नहीं था। फिर से लूसी मैनेट उससे बातें करते हुए बोलती है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। और वो सिडनी कार्टन वो बहुत कमज़ोर है क्योंकि वो बहुत ही दुखी और अकेलापन महसूस करता है। चार्ल्स लूसी को बड़ी ही कस कर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि अब से मैं सिडनी कार्टन को किसी तरीके से दुखी ना करूँ या उससे चोट ना पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चैप्टर 7 भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएगा। और थैंक यू। अगर वीडियो लगी है तो लाइक ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।